स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करेंगे हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक नए चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को। हमेशा की तरह सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को पहले जानेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। इसमें जो पहला टर्म है वो है इनहेरिटेंस। देखिए, कैरेक्टर्स का पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसमिशन, ये कहलाता है हेरिडिटी। और इस हेरिडिटी में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, यानी जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस। दूसरा टर्म जो है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस को हम समझ सकते हैं डिफरेंसेस से। जैसे एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट और उनकी प्रोजेनी में भी कुछ डिफरेंस होते हैं, और एक ही पेरेंट की जो प्रोजेनी है उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये डिग्री ऑफ डिफरेंस, ये जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस को हिंदी में कहते ही हैं विभिन्नताएं, डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएशंस। और वेरिएशंस होते हैं दो टाइप के, सोमैटिक वेरिएशंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस। देखिए, वे वेरिएशंस जो क्लाइमेटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर या न्यूट्रिशन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, वो कहलाते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और सोमैटिक वेरिएशंस की इनहेरिटेंस नहीं होती। एक फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता, इसका क्या कारण है? दरअसल जो पहलवानी का लक्षण है, जो उसने अपनी बॉडी बना रखी है, ये उसने एक्सरसाइज से, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन से उसने इसको डेवलप किया है। तो ये सोमैटिक कैरेक्टर है और एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जिसे उसने एक्वायर किया है, अर्जित किया है। तो ये सोमैटिक कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस के कारण प्रोड्यूस होते हैं, और जेनेटिक वेरिएशंस की इनहेरिटेंस होती है। और जेनेटिक वेरिएशंस मेनली क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन से डेवलप होते हैं। क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन को भी हम आगे इसी में पढ़ने वाले हैं। अब डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इन सब का स्टडी करते हैं, वो ब्रांच ही कहलाती है जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री के ब्रून शहर के चर्च में फादर थे। फादर रहते हुए ही इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पाइसम सेटाइवम यानी पी प्लांट पर किए। और ये पी प्लांट जो ध्यान रखना, ये गार्डन पी होती है, ना कि स्वीट पी। इन्होंने 1856 से 1863 तक, यानी कुल 7 ईयर्स, इन 7 साल तक अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए। और 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेस पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पब्लिश कराया एक लोकल जो मैगजीन होती है वहाँ की, उसमें, जिसका नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून। 1865 में ही डार्विनिज्म का भी बोलबाला था। उस समय लोगों का फोकस डार्विनिज्म की तरफ ज्यादा था। इनके इस महान काम को कोई देख ही नहीं पाया। इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी उसमें नागेली साहब से, कार्ल नागेली से, लेकिन उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। और 1884 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के 16 ईयर्स बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के ईवी शेरमार्क और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस। इन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग करके अपना अलग अलग काम करते थे। इन्होंने जेनेटिक पर फिर से अपने एक्सपेरिमेंट किए और वही रिजल्ट निकाले जो रिजल्ट 35 साल पहले मेंडल ने निकाले थे। अब इतना महान काम जो मेंडल 35 साल पहले कर गए थे, वो इन्होंने भी वही किया। तो अब इन्हें कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने मटर के पौधे को ही, यानी पी प्लांट को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी कुछ कारण थे।
पहला जो है कि जो पी प्लांट होता है ये एनुअल प्लांट है और इसकी लाइफ साइकिल 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो यानी बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशंस की स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट, जो पी प्लांट होता है इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि फ्लावर में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले पार्ट में, इसमें पार्ट 4 में हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि जो फैमिली लेग्यूमिनोसी होता है इसके ज़्यादातर प्लांट्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। इसके पैटर्न्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि फ्लावर में जब ब्लूमिंग हो जाती है, ब्लूमिंग यानी खिल जाता है, इसके बाद भी फ्लावर का एंड्रोशियम और गाइनोशियम डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रहते। तो इनमें होता है हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ये प्लांट किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर रहेंगे, यानी होमोजाइगस रहेंगे। अब एक नया टर्म आ गया है आपके लिए, होमोजाइगस। पहले इस होमोजाइगस को आज के केसेस में पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर जीन के एक पेयर से कंट्रोल होता है। आज हम बोल रहे हैं जीन के एक पेयर से कंट्रोल होता है। उस समय 1868 में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी और 1865 में ये अपना पब्लिश कर चुके थे अपने कंक्लूजन्स को। तो उस समय ना तो डीएनए के बारे में पता था, ना जीन के बारे में, ना क्रोमोसोम के बारे में, लेकिन जो यूनिट्स कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रही हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उन यूनिट को मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, और फैक्टर को जीन टर्म दिया जॉनसन ने। तो हम बात कर रहे थे होमोजाइगस की। देखिए, कोई भी कैरेक्टर है, जैसे हम यहाँ पर पी प्लांट का ही एक कैरेक्टर ले लेते हैं, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में 2 केसेस हो सकते हैं, कुछ प्लांट टॉल होंगे तो कुछ प्लांट ड्वार्फ होंगे। और कोई भी एक कैरेक्टर जीन के एक पेयर से कंट्रोल होता है। अगर दोनों जीन का इफेक्ट सेम होता है तब उसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और अगर दोनों जीन्स का इफेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट होता है तब वो कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। जैसे हम मान लेते हैं कि टॉलनेस को इफेक्ट करने वाले, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कैपिटल टी है। तो यहाँ पर हम 2 बार कैपिटल टी लिख रहे हैं, तो इस टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों जीन कैपिटल टी है और दोनों का इफेक्ट सेम है, तो ये कंडीशन हो जाएगी होमोजाइगस। ड्वार्फनेस के केस में अगर हम जीन माने स्मॉल टी, तो यहाँ पर 2 स्मॉल टी है, यानी दोनों जीन का इफेक्ट सेम है, तो ये कंडीशन भी होगी होमोजाइगस। अगर कोई टॉल प्लांट ऐसा है कि जिसमें एक जीन टॉलनेस की है और दूसरी जीन ड्वार्फनेस की है, तो यहां पर देखिए दोनों जीन्स का इफेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ऐसी कंडीशन जो है ये कहलाती है हेट्रोजाइगस। तो ये तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का केस हो गया, यानी किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन पेयर के दोनों जीन्स का इफेक्ट सेम तो होमोजाइगस, और अगर दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट तो कहेंगे उसे हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट पॉइंट था कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन करा लेते थे, हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग, इनका एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, s ऑर्बिटल के साथ एक p ऑर्बिटल मिक्स हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पर ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही थी, यहाँ मेंडल साहब कैरेक्टर्स की हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, उनका मिक्सिंग कराते थे। कैसे कराते थे अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो ये तो हो गए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। और जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं, ये हाइब्रिड प्लांट्स फर्टाइल होते थे, ये खास बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पी प्लांट में स्टडी के लिए कैरेक्टर्स के अनेक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल जाते थे। अब यहाँ पर फिर से एक नया शब्द आया है, ट्रेट और कॉन्ट्रास्टिंग। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर और ट्रेट में थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम यहाँ पर इसी को चलो ले लेते हैं कि कोई ये टॉल और डॉर्फ जो है, ये तो हो जाएंगे ट्रेट किसके, स्टेम हाइट के। स्टेम हाइट ये तो हो गया कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर के 2 फॉर्म है, 2 रूप है, एक टॉल का है और दूसरा ड्वार्फ का है। तो ये हो जाएगा यहां पर कैरेक्टर, और ये टॉल और ड्वार्फ जो हैं ये हो जाएंगे ट्रेट्स। लेकिन इन दोनों ट्रेट्स का इफेक्ट, दोनों ट्रेट एक दूसरे के अगेंस्ट है,
तो यहां पर एक वर्ड और लगा देंगे, अगेंस्ट है तो कह देंगे इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो कैरेक्टर और ट्रेट में थोड़ा सा अंतर है। कैरेक्टर के जो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ट्रेट। अगर ये ट्रेट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं तो इसे कहेंगे हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी के लिए पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। उन 7 कैरेक्टर्स में 2 फ्लावर के थे, 2 पॉड के कैरेक्टर थे और 2 सीड के और 1 स्टेम हाइट का। जिसमें जो फ्लावर कलर है, इस फ्लावर कलर के 2 फॉर्म है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वॉयलेट और व्हाइट। जब कोई भी प्लांट ऐसा है पी जिसमें कि एक जीन यानी फैक्टर, मेंडल के अनुसार वो फैक्टर है, जॉनसन के अनुसार जीन है, तो अगर कोई फैक्टर एक वॉयलेट का फैक्टर है और एक व्हाइट का फैक्टर है तो इन दोनों फैक्टर में से कोई एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो फैक्टर एक्सप्रेस करता है वो हो जाता है डोमिनेंट फैक्टर और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को वो हो जाता है रिसेसिव फैक्टर, प्रभावी अप्रभावी, डोमिनेंट रिसेसिव। तो यहाँ पर हर कैरेक्टर के हम यहाँ पर 2 फॉर्म लेंगे, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेंगे और उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। यहाँ पर पहला कैरेक्टर जो है वो है फ्लावर कलर और फ्लावर कलर में 2 ट्रेट हैं, वॉयलेट और व्हाइट। इसमें वॉयलेट जो है ये डोमिनेंट होता है। दूसरा है यहाँ पर फ्लावर पोजीशन। देखिए फ्लावर पोजीशन 2 टाइप की होती है, एक्सिलरी और टर्मिनल। अगर किसी लीफ की एक्सिस से फ्लावर डेवलप हो रहा है, एक्सिस में फ्लावर डेवलप हो रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है एक्सिलरी, और अगर स्टेम ब्रांच के बिल्कुल टर्मिनल सिरे पर डेवलप हो रहा है फ्लावर तो उसे कहते हैं टर्मिनल। यहाँ पर जो एक्सिलरी कंडीशन है ये डोमिनेंट होती है। पॉड के कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर है पॉड फॉर्म या पॉड शेप। देखिए पॉड्स 2 टाइप की होती हैं, बिल्कुल, एक तो स्मूथ या कह सकते हैं फ्लैटेंड और दूसरी होती है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड में बाहर से ही जो कंस्ट्रिक्शन होंगे, इसमें संकुचन बने हो तो बाहर से इसमें नंबर ऑफ सीड पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्मूथ है ये डोमिनेंट है और जो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म होती है ये रिसेसिव होती है। नेक्स्ट है पॉड कलर। पॉड कलर में ग्रीन और येलो, यहाँ पर ग्रीन कलर है ये डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। नेक्स्ट जो 2 कैरेक्टर हैं वो हैं सीड के। सीड कोट कलर, सीड कोट कलर 2 टाइप का होता है, येलो और ग्रीन। यहाँ येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ध्यान रखें पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, और सीड कोट कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। नेक्स्ट यहाँ पर सीड शेप या सीड का जो फॉर्म है, सीड फॉर्म 2 टाइप का होता है, राउंडेड एंड रिंकल्ड, गोल गोल और झुर्रीदार। यहाँ पर जो राउंडनेस का कैरेक्टर है ये डोमिनेंट होता है और जो रिंकल्ड है ये रिसेसिव। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल जो है वो है डोमिनेंट और ड्वार्फ जो है वो होता है रिसेसिव। मेंडल ने जो इन 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था, ये 7 कैरेक्टर्स टोटल 4 क्रोमोसोम पर थे। इनमें जो फ्लावर कलर है ये 1st क्रोमोसोम पर, फ्लावर पोजीशन 4th क्रोमोसोम पर, पॉड शेप या पॉड फॉर्म ये भी होता है 4th क्रोमोसोम पर, और पॉड कलर जो है ये होता है 5th क्रोमोसोम पर। सीड कलर ये 1st क्रोमोसोम पर, सीड शेप ये 7th क्रोमोसोम पर, और जो स्टेम हाइट का कैरेक्टर होता है ये होता है 4th क्रोमोसोम पर। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन कराते कैसे थे? इसके लिए ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्योर प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे। प्योर प्लांट कैसे सिलेक्ट किया? वैसे तो इन्हें पता था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ये प्योर ही होगा, होमोजाइगस होगा, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए ये उस प्लांट में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे। अब टॉल में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो जितने भी सीड प्रोड्यूस हुए वो सब जर्मिनेशन के बाद टॉल ही बना रहे हैं। लगातार जब टॉल ही टॉल आ रहा है, कहीं भी ड्वार्फ नहीं आ रहा है, तो वह कंफर्म हो गया कि ये प्योर है। अब प्योर यानी होमोजाइगस, उनको अलग क्यारी में ही ये ग्रो करते थे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्योर प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते थे। क्रॉस कराने के लिए क्या किया, जैसे यहाँ पर हम एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट ले लेते हैं। टॉल प्लांट में जो फ्लावर है उसका एंड्रूशियम, एंड्रूशियम में क्या है, एंथर्स हैं यानी स्टेमन्स हैं। इन स्टेमन्स को मैच्योर होने से पहले ही ये चिमटी और कैंची की हेल्प से इनको निकाल देते थे, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए।
ये एंड्रोशियम का रिमूवल का जो प्रोसेस है ये कहलाता है इमस्कुलेशन। इसके बाद डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, अब यहाँ टॉल में इमस्कुलेशन किया तो ड्वार्फ के जो एंड्रोशियम है यानी उसमें जो स्टेमेंस में एंथर है, उन एंथर से ब्रश की हेल्प से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता था इमस्कुलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा पर, ट्रांसफर हो गए। इसके बाद बैगिंग कर देते थे। बैगिंग इसलिए की जाती थी, बैगिंग का मतलब एक बैग से इसको ढक दिया जाता था फ्लावर को, जिससे कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना पहुंच जाए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, रिजल्ट कुछ एक्सपेक्ट किया था आएगा कुछ, तो बैगिंग कर दी जाती थी। फिर फ्लावर से जो पॉड बनेगी, पॉड में जो सीड होंगे उन सीड को ग्रो करते थे, उनको जर्मिनेट करते थे और फिर रिजल्ट को ये नोट करते थे। तो ध्यान रखें, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले होता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन के बाद डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है इमस्कुलेटेड फ्लावर पर। उसके बाद कर दी जाती है बैगिंग। बैगिंग के साथ एक और चीज जरूरी होती है टैगिंग। टैगिंग का मतलब एक टैग वहां लगा दिया जाता है जिससे ये तो पता रहे इसमें हमने किया क्या है। अब 50-60 पौधों पे किया है, 100-200 पौधों पे किया है, अब भूल गए किसमें क्या किया था, किसमें बौनिक से लंबे पे ट्रांसफर किया था, किसमें वॉयलेट का व्हाइट पर ट्रांसफर किया, तो टैगिंग भी जरूरी है। तो इमस्कुलेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, बैगिंग एंड टैगिंग। तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर मेंडल ने कुल 3 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या इसे प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है, और थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस पार्ट में हम आज केवल मेंडल का फर्स्ट लॉ यानी प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को ही डिस्कस करेंगे। मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन करने से पहले इस प्रिंसिपल के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। जब एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह तो प्रिंसिपल में तो कुछ बचेगा ही नहीं। साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ हम कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन कराने वाले हैं होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। हम लोग यहाँ डिस्कस टॉल और डॉर्फ का कर रहे हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स में ही किया था, यानी वॉयलेट, फ्लावर कलर में वॉयलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, पोजीशन में एक्सिलरी और टर्मिनल के बीच में करा। इसी तरह से इन्होंने 7 के 7 कैरेक्टर्स के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया। उनमें एक क्रॉस हम लोग डिस्कस करते हैं टॉल और डॉर्फ के बीच में। ये टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। देखिए, जो हमें दिखता है, जो कैरेक्टर इन आंखों से विजिबल होता है वो कहलाता है फिनोटाइप। जैसे फ्लावर कलर है, वॉयलेट है, फिनोटाइप, व्हाइट है, फिनोटाइप, स्किन का कलर ब्लैक है, डार्क है, फिनोटाइप, फेयर है, फिनोटाइप, हेयर कर्ली है, फिनोटाइप, आंखें लाल हैं, फिनोटाइप, नीली हैं, भूरी हैं, कैसी भी हैं, जो दिखता है उसी कहते हैं फिनोटाइप। हिंदी में कहते हैं इसे दृश्य रूप, जो दृश्य होता है वही कहलाता है फिनोटाइप। ये पेरेंट है तो ये पेरेंट्स का फिनोटाइप है, और पेरेंट्स को यहाँ पहली बार पेरेंट ले रहे हैं तो इसके लिए यूज करते हैं P1, तो ये हो जाएगा P1 फिनोटाइप। फिनोटाइप क्लियर, जो प्रकट होता है, जो दिखता है वही होता है फिनोटाइप। और फिनोटाइप निश्चित रूप से किसी न किसी फैक्टर्स यानी जीन्स के कारण ही होगा। जिन जीन्स के कारण ये फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है, वो जीन्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है जीनोटाइप। तो ये होमोजाइगस ले रहे हैं तो इसके लिए हम कैपिटल टी ले लेते हैं, और डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी। ये कहलाता है जीनोटाइप। जीन कॉम्बिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो ये पेरेंट का जीनोटाइप है तो यहां लिख देंगे हम P1 जीनोटाइप। अब इन पेरेंट्स में हो गई गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखिए, जब हमने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल, तो उसमें गैमेटोजेनेसिस, उनमें फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसके लिए आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अब हम यहाँ करते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए, जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है डिप्लॉइड प्लांट में, अब डिप्लॉइड हैप्लॉइड एक बार फिर जान लीजिए, अगर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो वो सेल कहलाती है डिप्लॉइड, पूरा ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है डिप्लॉइड। जैसे हम लोगों के अंदर ही 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 23
फादर से आए हैं और बचे हुए 23 मदर से आए हैं। और ये क्रोमोसोम है पेयर्ड, 23 पेयर्स हैं हमारे अंदर क्रोमोसोम, तो पेयर में है तो बोलेंगे इसे डिप्लॉइड। और जब गैमीट बनते हैं तो 23 अलग हो जाते हैं, 23 अलग हो जाते हैं, तब ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम का जो सेट होता है, ऐसी सेल कहलाती हैं हैप्लॉइड। तो ये प्लांट तो डिप्लॉइड है, और जब मियोसिस होता है तभी बनते हैं गैमीट, और गैमीट के समय क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ। हम यहाँ पर केवल 2 ही जीन ले रहे हैं। अब जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, जब क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं तो जीन भी तो हाफ हो जाएंगे, यानी जो भी गैमीट बनेगा उसमें केवल एक जीन होगा। अब दोनों ही टॉलनेस के जीन है तो कोई भी एक ले लो, यहाँ दोनों ड्वार्फनेस के हैं तो कोई भी एक ले लो। ये बन गए हैं यहाँ पर गैमीट्स। ध्यान दीजिए, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। अब हम इनके बीच में कराते हैं क्रॉस। क्रॉस कराने का वही तरीका, अगर टॉल प्लांट में हमने इमस्कुलेशन किया है तो ड्वार्फ प्लांट से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे टॉल प्लांट के इमस्कुलेटेड फ्लावर पर। अगर हमने ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर में इमस्कुलेशन किया है तो टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे ड्वार्फ प्लांट के इमस्कुलेटेड फ्लावर पर। यहां पर देखिए 2 तरह के क्रॉस हो गए। एक क्रॉस में हमने टॉल को मेल की तरह और ड्वार्फ को फीमेल की तरह यूज किया, और दूसरे केस में ड्वार्फ को मेल की तरह और टॉल प्लांट को फीमेल की तरह यूज किया। तो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट क्रॉस हैं, इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, क्रॉस का एक पेयर होता है जिसमें एक पेरेंट को एक क्रॉस में मेल की तरह तथा दूसरे को फीमेल की तरह यूज करते हैं, और दूसरे क्रॉस में जो पहला पेरेंट था, यानी वाइस वर्सा कर लेते हैं, उल्टा कर ले, इसको पहले मेल की तरह यूज किया, बाद में उसको फीमेल की तरह यूज कर लेंगे। तो जो वाइस वर्सा वाला क्रॉस होता है इसी कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पर कुछ भी कर लो, चाहे टॉल से पॉलन ग्रेन ड्वार्फ पे ट्रांसफर कर लो, चाहे ड्वार्फ से टॉल पे ट्रांसफर कर लो, आना तो साथ साथ इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को ही है। चलिए इनके बीच में करा देते हैं क्रॉस। जब क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल टी फर्टिलाइजेशन से स्मॉल टी के साथ आएगा, यानी टॉलनेस का कैरेक्टर ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के साथ आएगा, और फिर ये हो जाएगा F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप है, ध्यान रखें जीनोटाइप विजिबल नहीं होता, जीनोटाइप को हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है F1 जनरेशन का जीनोटाइप। और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो सब टॉल थे। जब इन्होंने वॉयलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, इसके सभी प्लांट वॉयलेट थे। जब फ्लावर पोजीशन के बेस पर इन्होंने क्रॉस कराया एक्सिलरी और टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट के बीच में, तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स में एक्सिलरी फ्लावरिंग हुई। और पॉड फॉर्म की बात करें, ग्रीन और येलो पॉड्स वाले जो पी प्लांट थे उनके बीच में क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स में ग्रीन पॉड्स आई। तो जो भी है एक ही कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यानी 2 फैक्टर्स में से केवल एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यहां पर किसने एक्सप्रेस किया? टॉलनेस के फैक्टर ने। तो ये हो जाएगा F1 जनरेशन फिनोटाइप। इस F1 जनरेशन फिनोटाइप में केवल एक ही जो कैरेक्टर है या ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ट्रेट और कैरेक्टर में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, चाहे ट्रेट लिख दो चाहे कैरेक्टर लिख दो, बस ध्यान रखना कि कैरेक्टर की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं वही कहलाती हैं ट्रेट। और एलील भी चलो सुन लो इसी के साथ। यहां पर देखिए टॉल प्लांट जो है इसमें टॉलनेस का कैरेक्टर 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है, ये भी टॉल है, यहां भी 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है। यहां पर जो एक ही कैरेक्टर को, स्टेम हाइट को इफेक्ट करने वाले जीन के अल्टरनेट फॉर्म है, ये भी स्टेम हाइट को इफेक्ट कर रहा है, बौना कर दे रहा है। कैपिटल टी भी स्टेम हाइट को इफेक्ट कर रहा है, लंबा कर दे रहा है। तो किसी सिंगल कैरेक्टर को इफेक्ट करने वाले जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एलील्स। हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब है ऑप्शन है, यहाँ पर जब गैमीट बनेंगे तो ऑप्शन है, या तो कैपिटल टी जाए या स्मॉल टी। अब अगर शीट शेप की बात कर ले, शीट शेप में 2 हैं, राउंड और रिंकल। राउंडनेस को यानी शीट शेप में राउंडनेस के लिए अगर हम कैपिटल आर ले लें और रिंकल के लिए स्मॉल आर ले लें, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये हैं एलील्स।
लेकिन आर यानी सीड शेप को अफेक्ट करने वाला जीन और ये टॉलनेस को या स्टेम हाइट को अफेक्ट करने वाला जीन ये आपस में हो जाएंगे नॉन एलील। क्लियर? अगर दो हैं तो एलील। अगर किसी एक कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले जीन्स दो से ज्यादा तरीके के होते हैं, दो से ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, तब उस केस को कहते हैं मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलीलिज्म भी हम इसी चैप्टर में ब्लड ग्रुप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल, कि जब दो प्योर अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में केवल एक ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है। जो एक ट्रेट एक्सप्रेस होता है वो कहलाता है डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो होता है रिसेसिव ट्रेट। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए दो लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।